दोस्तों नमस्कार। आज 11 अप्रैल है। 11 अप्रैल 2024 का दिन है और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि मैं हमारे आदरणीय श्रीमान शांतिलाल जी मेहता इनके घर बैठा हूँ। शांतिलाल जी मेहता पूर्व में शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। ये तो सारी बातें आप बताएंगे शांतिलाल जी, लेकिन हमारा एक यहाँ सोशल मीडिया ग्रुप भी है, चौपाल ग्रुप, यानी कि उसमें सारे पत्रकार हैं, सारे राजनीतिक लोग हैं, कई दिन भर की कई तरह की चर्चा करते रहते हैं। उसमें शांतिलाल जी मेहता भी शामिल हो जाते हैं और अपनी अपनी राय प्रकट करते हैं और जनहित की बातें भी करते हैं, जो वास्तव में मैंने भी इनकी वो चौपाल से कुछ लाइनें पढ़कर मुझे भी लगा कि यार शांतिलाल जी से मुझे बातें करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा लगता है ना, क्योंकि प्रत्येक आदमी को तो मालूम नहीं। तो आदरणीय शांतिलाल जी भाई साहब, सबसे पहले तो मेवाड़ न्यूज़ की ओर से आपको नमस्कार, धन्यवाद। अब आप अपना पूरा परिचय दीजिए और किस तरह से शिक्षा जगत से आप जुड़ा हुए हैं। मैं पहले तो व्यक्तिगत से आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं शिक्षा विभाग में रहा SIRT में, और 99 में मैं सेवानिवृत्त हो गया। उसके बाद से लेकर के अब तक मैं समाज सेवा के कार्य में लगा हुआ हूँ और मैं लोगों की यथाशक्ति मदद करता हूँ। विशेष करके आदिवासी क्षेत्र में मेरी रुचि है, तो मैं जाकर के काम करता हूँ। और शिक्षा विभाग में मैंने कुल मिला के 40 साल तक नौकरी की। उसके बाद मैं रिटायर हो गया और अब जैसा कि आपने बताया, चौपाल में मैं जुड़ा हुआ हूँ और चौपाल में मैं कड़वी कलम के नाम से लिखता रहता हूँ, जिसमें सब जने नाम से नहीं जानते मेरे को, लेकिन कड़वी कलम ज़रूर जानते हैं। कड़वी कलम मतलब कि जो काम होते हैं प्रशासन द्वारा, व्यक्ति द्वारा, वो तो अच्छे काम भी होते हैं और बुरे काम भी होते हैं। तो क्या आप बिल्कुल कड़वा ही लिखते हो क्या? कोई अच्छा कर लेता है तो नहीं, अच्छे की तो तारीफ़ करनी पड़ती है। बाकी जहाँ कहीं भी गड़बड़ी होती है, कोई भी अंदेशा होता है, वहाँ मैं वो कड़वी कलम ही काम में लेता हूँ। बाकी तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। आपने चौपाल में कई बार पढ़ा होगा, तारीफ़ भी करता हूँ मैं। आप इतने सीनियर हैं, पत्रकार भी हैं। ये जो उदयपुर में जो कुछ हो रहा है, बरसों से हो रहा है, अभी आयड़ नदी में भी कुछ नए नए जिला प्रशासन या कुछ नए प्रयोग कर रहा है, लेकिन कई सारे हमने अखबारों में पढ़े। हमारे MLA साहब ताराचंद जी जैन, जो कि आयड़ के लिए बार बार पहुंच रहे कलेक्टर को लेकर आयड़ में कि इसकी पूरी चौड़ाई होनी चाहिए। तो आपका क्या अनुभव है? क्या वास्तव में आयड़ बहुत चौड़ी थी क्या, या अभी हो रहा है उसमें क्या हो रहा है? मैं आपसे बताऊं कि आयड़ अभी जिस स्थिति में है 40% भी नहीं है। पहले ये जो महाराष्ट्र भवन के आगे जो दुकानें बनी हुई है, ये बंग भवन वगैरह सब, यहाँ पे मिट्टी की खानें थी और बहुत बड़ा चौड़ा मोहन ज्ञान मंदिर से थोड़ा आगे तक ये नदी का बहाव क्षेत्र था। और यहाँ ऐसा पानी बहता 12 महीने आप ऐसा पानी लेकर के पी लो। और इधर मिट्टी की खाइयाँ थी। धीरे 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 अतिक्रमण बढ़ते रहे और आज स्थिति हो गई कि इसको नदी तो कह नहीं सकते, लेकिन नाला सा बन गया है। और अभी जो कुछ प्रोग्राम चल रहा है, मैं सबसे पहले तो ताराचंद जी भाई साहब को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि उन्होंने कुछ जागृति ला करके कुछ नया काम किया है। अतिक्रमण हटाया, सबसे बड़ी बात ये है। आज दिन तक लोग ऐसे अतिक्रमण करके बैठे हैं जो हटाने को मंजूर नहीं, और इतने ज़बरदस्त लोग थे वो कि वो किसी को नहीं मानते। तो इस मामले में तो मैं उनको बधाई देता हूँ, लेकिन जो कुछ काम अभी हो रहा है वो सारा व्यर्थ जाएगा, क्योंकि पानी के बहाव के साथ में ये अलग से मिट्टी डालना, अंदर से टाइल्स लगाना, ये प्राकृतिक स्रोत को आप रोक नहीं सकते। अगर 73 जैसी बाढ़ आ गई तो ये सब सारा साफ हो जाएगा। तो ये जो मेरी जो नाराज़गी है, एक तो इसकी जो प्लानिंग करने वाले हैं, दरअसल सच्ची पूछा जाए तो शायद उनको वो कमीशन के पीछे करते हैं, या यहाँ के इंजीनियर हैं वो शायद इंजीनियरिंग समझते ही नहीं है। एक अदना सा आदमी अगर आप कहीं झाड़ोल से किसी कारीगर को पकड़ लाओ, वो बता देगा कि क्या करना नहीं करना। तो मेरा आक्रोश ये है कि
इन लोगों को अगर कंट्रोल नहीं किया तो ये तो पैसा ले लेवा करके चले जाएंगे उदयपुर छोड़ के। दुखी तो हम लोग होंगे ना उदयपुर के वासी। और अभी भी मौका है कि इसका अतिक्रमण हटाया जाए, नदी का बहाव क्षेत्र पूरा किया जाए, और किसी भी प्रकार की गंदगी रोकने के लिए तो बहुत प्रयास हो रहे हैं, लेकिन आम जनता भी लापरवाह है तो ऐसे लोगों को सजा दी जाए। और जितने भी अतिक्रमण है, चाहे वो मिलने वाले हों और किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी की हों, किसी भी पार्टी, उनको माफ़ नहीं किया जाए, चाहे मैं ही क्यों नहीं हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो तत्काल हटाइए आप, तो जा करके इसका विकास हो गया। शांतिलाल जी भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मान लो इस आड़ के किनारे किनारे कई लोगों ने अवैधानिक तरीके से दुकानें भी बना ली है, कुछ ने अपना आवास भी बना लिया, किसी ने 2-2 मंजिल भी बनवा लिए हैं। तो जब बना लिए तो यार उस गरीब आदमी को क्या पता था? तो क्या सरकार ऐसा कोई नियम नहीं ला सकती क्या कि चाहे वो अवैध ज़मीन पर बना लिया है लेकिन 20 साल से 10 साल से यहाँ रह रहा है, तो जनहित में सरकार उसको कुछ पैसा भी देवे और कहीं खाली प्लॉट दे दे, तो उससे उस गरीब का भी काम चलेगा। बिल्कुल, मैं इस मामले में पूरी तरह से पक्षधर हूँ, क्योंकि जो लोग बरसों से यहाँ जमे हुए हैं उनको एक बार अचानक से डिस्टर्ब करने से तो उनकी मानसिकता भी खराब हो जाएगी। लेकिन चूँकि अपने को प्रकृति को बचाना है, प्राकृतिक चीज़ को बचाना है, तो मैं तो कह रहा हूँ निश्चित रूप से यहाँ से भी उनको अधिक ज़मीन दी जाए, अच्छी जगह ज़मीन दी जाए, कोई तकलीफ नहीं है। और भी सरकार चाहे तो उनको कुछ सहयोग करे, लेकिन जो वास्तविकता है, पूर्व में जो नदी जैसी हालत में थी वैसा निश्चित रूप से बनाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी कि इनको कहीं सेट किया जाए, किसी को आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाए, बहुत ही समझौते के साथ। अगर मान लो जैसे मेरा अतिक्रमण है तो मुझे कहते हैं आपकी पसंद की ज़मीन हम दे रहे हैं, फला जगह दे रहे हैं, आदमी हर जगह जाने को तैयार है, कोई ऐसा नहीं, लेकिन बेचारा ज़मीन ही नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएगा। तो यदि ये ऐसा होता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम होगा और ये सरकार को करना चाहिए। अब तक हम इस आशा में बैठे हैं कि भाई पूर्व वाली सरकार ने नहीं किया तो ये तो करेगी, और अभी भी मैं इस सरकार से निवेदन करता हूँ ये करे। दोस्तों, जैसे कि शांतिलाल जी भाई साहब ने बताया और मैं स्वयं भी चाहता हूँ, कारण कि मैं भी नगर निगम में पार्षद हूँ, कई तरह की समस्या आती है, वो भी अतिक्रमण निरोधक समिति का अध्यक्ष हूँ, तो मुझे मालूम है कि यार किसी का जो अवैध तो हो गया, नाजायज बड़ा हुआ है, उसका तोड़ते तो दर्द तो सबका होता है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जिला कलेक्टर को, जिला प्रशासन को, राजस्थान सरकार को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और नदी की सुंदरता के लिए, शहर की सुंदरता के लिए जो व्यक्ति नदी किनारे अवैध रूप से बसे हुए हैं उनको पैसा देकर हटाना चाहिए। पैसा ज़्यादा भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं। और क्या कि नदी हमारी बहुत लंबाई में है, चौड़ाई तो यही है बहुत, जिस पे लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा, लेकिन जो बहुत लंबाई में है, क्योंकि ठेठ कहाँ से निकलती है, बेदला से निकलती है, बेदला से निकल कर ठेठ घुमा फिरा होकर ठोकर चौराहे पे होकर ठेठ वहाँ तक जाती है, कानपुर मारड़ी। कुल मिलाकर जो लोग नदी के किनारे बैठे हुए हैं अवैध रूप से, मेरे ख्याल से सरकार को ऐसा निर्णय बनाना चाहिए और उन लोगों को भी अपनी एक चिट्ठी लिखनी चाहिए, चाहे वो जिला MLA को लिखे ताराचंद जैन को, चाहे जिला कलेक्टर को लिखे, UIT को लिखे, साहब हम हमारी ज़मीन स्वयं नदी की सुंदरता के लिए हटाना चाहते हैं, उसको कई ढंग की जगह दी जाए। मतलब कोई जागरूकता तो कोई लाएगा ना सब, शांतिलाल जी, क्योंकि जनता को किसी ने जागरूक ही नहीं किया कि हम हमारी ज़मीन देने के लिए तैयार है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उसके लिए कोई 2 शब्द? नहीं, जनता को यदि थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जाए तो जनता जागरूक हो सकती है और जनता सहयोग करेगी निश्चित रूप से जनता को। लेकिन जनता के अंदर ये मैसेज जा नहीं रहा है। आज हर लोग भयभीत है कि कहीं अगर मैं बात करूँगा तो मेरा टूट जाएगा, शांतिलाल जी का बच जाएगा, ये भी तो डर है ना। दूसरा ये लोगों के दिमाग में कि अधिकतम ज़्यादा प्रतिशत ऐसा है जिनकी कोई सिफारिश नहीं है, जिनकी कोई अप्रोच नहीं है, तो वो लोग दबे हुए बैठे हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि यदि हम छेड़खानी करेंगे तो हमारा ही टूटेगा। तो ये जो एक दिमाग में मानसिकता बनी हुई है, तो मैं यूँ चाह रहा हूँ कि अभी जैसे ताराचंद जी भाई साहब काम कर रहे हैं तो उनमें उनको लोगों में ये एक दृढ़ता की हुंकार देनी चाहिए ताकि वो लोग खुल करके बोले और स्वतः लिख कर दे कि मैं छोड़ने को तैयार हूँ। हो सकता है, कोई भारी काम नहीं है। और मैं सोचता हूँ यदि ऐसा होता है
तो इस नदी का कल्याण हो सकता है। शांतिलाल जी, जैसे कई बार हम पढ़ते हैं कि यार जिला प्रशासन से किसी ने आरटीआई लगाई, कई सारे घपले निकालते हैं, कई सारे लेटर निकालते हैं, कभी कभी अधिकारी लोग जिस डिपार्टमेंट में अपन आरटीआई लगाते हैं वो कोई जवाब भी नहीं देते हैं, गोलमोल जवाब देते हैं। ऐसा आपके इस चौपाल ग्रुप में मैं पढ़ता हूँ। तो एक तो ये आरटीआई है क्या चीज़ है और क्या बेनिफिट मिलता है जनता को इससे? मैं खुद आरटी का कार्यकर्ता हूँ और मैंने अब तक सैकड़ों आरटी लगा दिए। लेकिन चक्कर क्या है कि ये जो जवाब देते हैं, एक तो विषय के अंतर में दे देंगे, दूसरा ये खुद ही नियम को तक नहीं जानते हैं। आज इनको पूछ लो कि भाई 4B क्या है कानून, तो कानून नहीं बता सकते। ये जो आरटीआई जो कानून है वो जनहित के लिए इतना बढ़िया है, दोनों के लिए, जनहित के लिए भी नहीं, मतलब सरकार के लिए भी बहुत बढ़िया है। लेकिन सरकार का ये लोग सरकार को भी नहीं मानते हैं, सरकारी अधिकारी। मैंने कई आरटी लगाई है, जिला स्तर की बात बताता हूँ आपको। यहाँ के जिला कलेक्टर ने जो जवाब दिए हैं, अगर मैं उस जवाब को आपको बताऊँ तो आप हंसोगे कि कैसे, मतलब अफसर होकर कैसा जवाब देते हैं। विषयांतर जवाब दे रहे हैं, मर्जी जैसे जवाब दे रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि इनके ऑफिस से इन्होंने अपील अधिकारी बना दिया, सबसे बड़ी गलती ये है। तो वहीं का आदमी अगर अपील अधिकारी है तो फर्स्ट अपील में वो जवाब नहीं देगा। फिर आगे जो जाते हैं अपन आयुक्त में, तो आयुक्त का जो नियुक्ति होती है वो बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को ला के बैठाते हैं जो केवल पैसा खाने वाले हैं, वो उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। और अगर आयुक्त ढंग से निर्णय दे तो मैं सोचता हूँ कि आरटीआई के मुकाबले में कोई कानून नहीं है। एक बार मिस्टर बारहट करके आयुक्त थे, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला मेरे हिसाब में दिया, क्योंकि मैंने उनको चैलेंज किया, मैंने उनको बहुत कस के लिखा। मैंने कहा कि आप इतने बड़े आदमी होकर के भी अगर आप में धारा का ज्ञान नहीं है, तो फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी लाइन लिखी कि पारदर्शिता को छिपाना संदेह पैदा करता है। बहुत बड़ी बात लिखी उन्होंने, जिला परिषद के खिलाफ मैंने लगाई। तो आरटीआई तो बहुत बड़ा कानून, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने आरटीआई को बिल्कुल समाप्त कर दिए। आज की तारीख में जवाब देते ही नहीं है, और इसलिए नहीं देते हैं कि ये इनकी भ्रष्टाचार हो जाता है। भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये आरटीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। और अभी इस सरकार को मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को मैंने कई पत्र लिखे हैं। मैंने कहा कम से कम अपन तो राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, और तो अपन क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनको लिखा है, भजन लाल जी को भी पर्सनली, कि आप ये सुधार करें। शिक्षा विभाग में भी क्या सुधार चाहिए वो मैंने दिलावर जी को भी लिखा है। मैं आपसे चाहूँगा कि शिक्षा विभाग में आपने तो लिख दिया, और इसमें खुल के भी बताओ क्या ऐसा सुझाव दिया आपने शिक्षा विभाग को? देखिए, शिक्षा विभाग में सबसे, मेरी जो आरटी शिक्षा विभाग में लगी है, ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों को पूरी तरह से इन्होंने बर्बाद कर दिया, और जिसके लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन उत्तरदायित्व है। क्योंकि कलेक्टर साहब के नाम से, कलेक्टर साहब जानते या नहीं जानते, लेकिन उनके नाम से दूसरे अधिकारी, आप देखिए कि प्रिंसिपल सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी का प्रिंसिपल बहुत बड़े कैडर का आदमी होता है, जिसको एक मामूली सा तहसीलदार, एसडीएम, एसडी धमका देता है और मर्जी चाहे जैसे ऑर्डर निकाल देता है, और उनको लिखते हैं कि आज का आज तत्काल रिलीव करें, अन्यथा आपके खिलाफ धारा इतने के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्कुल भाषा गलत है। और यदि कोई टीचर रिलीव नहीं करता है तो उसको कलेक्टर के नाम से बाबू लोग धमका देते हैं। अच्छा। हाँ, एक, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक महिला शिक्षिका, वो अपने स्कूल से बिना रिलीव हुए आ गई। ठीक है, उसने कह दिया कि प्रिंसिपल ने कहा होगा कि भाई अभी तो स्कूल में काम है, आप मत जाओ, लेकिन चला है। और किसके नाम से आई वो? जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ। और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से उसको कलेक्ट्री में बुला ली, और कलेक्ट्री में वो 6 महीने तक रही। तब जब 6 महीने बाद उन्होंने ऑन ड्यूटी भेजी तो प्रिंसिपल चक्कर खा गया, यार ये तो कहाँ से, कहा ऑन ड्यूटी कहाँ से आ रही है। तो उसने कहा भाई तनख्वाह कैसे बनाऊँ मैं? तो वो, मैं चूँकि मैं आरटीआई का जानकार हूँ, तो मुझे पूछा उन्होंने कि साहब आप राय बताएं। मैंने कहा आप अपने अधिकारी से मार्गदर्शन मांग लें कि क्या इनका वेतन बनाया जाए। तो अधिकारी ने क्या लिखा कि नियमानुसार कार्य की जाए। तो फिर आपको कुर्सी पे क्यों बैठा रखा है? नियमानुसार तो नियमानुसार ही कर रही है वो, तो कहा प्रिंसिपल तो उन्होंने मना कर दिया।
फिर बाद में इतना दबाव डाला उसके ऊपर, और कलेक्टर के नाम से धमकाते हैं। ये सबसे, मैं तो कह रहा हूँ मैं कलेक्टर साहब से मिलना चाहता हूँ, वो मिलूँगा। आनंदी जी जब थी तब उनसे मैंने बात की और उन्होंने उसके ऊपर बहुत एक्शन लिया। अभी वाले से मैं नहीं मिल पाया, लेकिन ये चूँकि कलेक्टर को बदनाम कर रहे हैं। दूसरा, बहुत खुले रूप से अगर मेरे से कहलाओ आप, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो टीचर यहाँ लग रहे हैं वो मंथली बेस पे लग रहे हैं। ये पता है, इसका पकड़ नहीं सकते अपन। मंथली बेस पे यूँ लग रहा है कि मेरी पोस्टिंग कोटड़ा है, जड़ोल है, तो मैं वहाँ जाता हूँ, 200 रुपये किराया लगता है। सुबह टिफ़िन, ठंडा टिफ़िन लेके जाऊँगा, खाऊँगा, शाम तक घर पे रोता रोता आऊँगा यहाँ, और मेरे को 60, 70, 80 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। तो 20 हज़ार रुपये मैं यहाँ दे दूँगा और मैं कोचिंग में जाके पढ़ूँगा, प्लॉटों का धंधा करूँगा, मेरे भाई की दुकान है तो उसका काम करूँगा। ये तो सीधा ही सीधा, तो इस तरह कोटड़ा या कहीं कहीं के बाहर के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो टीचर है वो कहाँ यहाँ सिटी में लगे हुए हैं? सिटी में लगे हुए हैं। किस आधार पे कैसे लगे हुए हैं? यहाँ अधिकतर तो ये एसडीएम चुनाव के नाम से लगा देते हैं, कहीं दूसरे आपातकालीन। और अभी गर्मी में कौन सा आपातकाल चल रहा है भाई? बरसात में तो मान सकते हैं कि बाढ़ आ जाएगी। और दूसरे बाबू लोग हैं ना, बाबू लोग से क्यों नहीं लगाते आप? मैं आपसे बताऊं कि राजस्थान, क्या नाम, भास्कर में मेरे एक समाचार प्रकाशित हुए जिसमें ये स्थिति कि लोग यहाँ 10-10 साल से बैठे हैं, 8-8 साल, 10-10 साल से स्कूल गए ही नहीं। जो कि है मास्टर है, अच्छा, फिर भी तनख्वाह ले रहे हैं और बेचारे वो प्रिंसिपल बोल नहीं सकते। तो मैंने जो आरटी लगाई, आरटी से मैंने सूचना मांगी, तो यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी ने वर्जन दिया कि हमने सारे डेपुटेशन ख़त्म करने के लिए सभी विभाग को पत्र लिख दिए। नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे कि वो खुद शामिल है, ये इस धंधे में ही, गोरख धंधे में ये भी शामिल है। मैं बहुत खुला कह रहा हूँ, तभी जा कर के स्वीकृति देते हैं तो आते हैं ना, बाकी गांव का टीचर कैसे आ जाएगा? तो ये मेरी जो समाचार छपे उसके ऊपर जिला शिक्षा अधिकारी ने ये वर्जन दिया कि मैंने इनको लिखा कि आपने जो पत्र लिखा है वो पत्र की कॉपी मुझे दो। आज दिन तक नहीं दी। और मैंने एक सूचना इनसे, जिला शिक्षा अधिकारी से मांगी कि पिछले 10 साल में किस किस स्कूल से कौन कौन टीचर डेपुटेशन पे रहा, शिक्षा विभाग से परे। शिक्षा विभाग में कोई काम किया हो तो बहुत बढ़िया बात है। आप देखिए कि उन्होंने 3 ऑर्डर निकाले बीओ के नाम से, सीडीओ के नाम से, उन लोगों ने आज तक सूचना नहीं दी। वो जानते हैं ना कि देंगे तो हम, या तो हमारे ऊपर आफत आएगी या फिर हम पकड़े जाएंगे। ऐसे मैं आपसे बताऊं, क्योंकि प्रमाण तो इसलिए दे सकते हैं कि लोग बहुत शाणे हैं। मैंने एक केस ऐसा पकड़ा है, जो पकड़ा क्या वो तो पकड़ में नहीं आ सकता। एक स्कूल की शिक्षिका 6 महीने तक स्कूल नहीं गई और 6 महीने तक वो कहीं ऑफिस में भी नहीं थी। घर पे रहना, रिश्तेदारी में जाना, घूमना फिरना, कि जब पता लगा, लेकिन अटेंडेंस घर पे में लगा के साइन करा दिया। 6 महीने तक 6 महीने तक, शिक्षिका? हाँ। अब ये सारी बातें अगर आज की तारीख में, अगर मैं तो कह रहा हूँ, अगर जिला प्रशासन मदद करता है और जिला प्रशासन चाहता है तो मेरे पास तो बहुत सबूतें पड़ी है भाई। कागज़ तो, लिखा हुआ कागज़ तो कहीं नहीं जाएगा ना। और कई लोगों को ये अधिकारी राय देते हैं तुम ऐसा जवाब लिख दो। जैसे एक उदाहरण के लिए, एक सिटी का स्कूल है, वहाँ पे मैंने जो आरटी में सूचना मांगी कि भाई आपके विद्यालय से कौन कौन कर्मचारी या अधिकारी कितने कितने समय के लिए कहाँ कहाँ डेपुटेशन पे रहा। तो उन्होंने जो जवाब दिया कि जनगणना, चुनाव, स्वीप योजना, आपातकालीन, ये फला फला, ऐसे 10 काम बता दिए, इसके अलावा हमारे स्कूल से कोई नहीं गया है। तो भाई मैंने कब लिखा कि उनके साहब के कपड़े धोने के लिए रखा है, कि साहब के डोगी घुमाने के लिए रखा है? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। तो ऐसा घुमा फिरा के जवाब, और 3 प्रश्न पूछे, तीनों का एक ही जवाब दिया। कुल मिलाकर दोस्तों ये है कि ये तो कई सारे विषय पे शांतिलाल जी भाई साहब बहुत अच्छी दे सकते हैं। राजस्थान सरकार को भी चाहिए कि इस पे कुछ अंकुश लगावे। कारण क्या होता है कि एक तो गांव का एरिया, हम सब जानते हैं कि गांव के बच्चे पढ़ लिख कर अपने हिसाब से मेहनत तो कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षक, जो शिक्षा किसी भी स्कूल में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो चाहे माध्यमिक स्कूल हो, अगर वो शिक्षक परमानेंट अपनी ड्यूटी करेंगे, क्योंकि शांतिलाल जी भाई साहब जैसा बता रहे हैं कि शिक्षक अपने गांव में जो लगा हुआ है 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, वहाँ तो जाता नहीं और इधर उदयपुर में ही आ जाता है। तो भाई साहब इसमें तो कई सारी, जैसे कोई गांव में शिक्षक लगा हुआ है तो उसको वहाँ का किराया भी मिलता होगा, मकान का किराया। और दूसरा कि वहाँ के पंच सरपंच भी होते हैं उस गांव के, तो क्या
पंच सरपंच इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते क्या कि साहब हमारे यहाँ शिक्षक जो लगे हुए हैं हमारे स्कूल में तो नहीं आ रहे हैं, रोज सरकारी अधिकारी जो जिला प्रशासन उदयपुर के पास जा रहे हैं, तो क्या पंच सरपंच क्या करता है इसमें? देखिए, ये क्या होता है कि पंच सरपंच लोग भी इसके लिए बोलते हैं, लेकिन ये लोग सुनते नहीं हैं। और यहाँ जो कर्मचारी लोग हैं वो कलेक्टर के नाम का दुरुपयोग करते हैं। लोगों ने स्कूलों में ताले लगा दिए हैं, मेरे पास 50 सबूत है, ताले लगा दिए, जब तक स्टाफ नहीं आएगा हम ताला नहीं खोलेंगे। ऐसा अखबार में हम पढ़ते हैं। हाँ पढ़ते हैं, और मेरे पास कटिंग पड़ी है। तब जा कर के इन्होंने फिर 21 को रिलीव किया और 4 दिन रिलीव करके 5वें दिन वापस बुला लिया। ये भी सबूत है मेरे पास। मेरे पास हर चीज़ कागज़ों में है, मौखिक बात मैं नहीं करता हूँ। तो कुल मिलाकर के इनके अंदरूनी भ्रष्टाचार है। और यहाँ आप देखिए, एक नियम बताता हूँ आपको छोटा सा। कोई भी सरकारी नौकरी करता है 2 साल उसका प्रोबेशन पीरियड होता है, परीक्षा काल बोलते हैं उसको। उस पीरियड में किसी आदमी का डेपुटेशन नहीं होता है, ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसकी सेवाएं सही है कि नहीं है उसका प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। यहाँ एक व्यक्ति का 2 साल पूरा हो ही नहीं और उसको कलेक्टर ने बुला लिया। ठीक है साहब, इससे भी और ज़्यादा बात बताऊँ, एक जने का पोस्टिंग हुआ आज गांव में, और इस शर्त पे कि ये टीएसपी मतलब वो ट्राइबल एरिया में रहेगा। ट्राइबल एरिया के नियम में उसको लगाने के बाद दूसरे दिन ही उसको ऑफिस में बुला लिया और इतनी जिम्मेदारी का काम दिया कि जो 10 साल का अनुभव वाला है आदमी भी नहीं कर सकते, इंचार्ज बना दिया उसको। ये क्या तरीका है? स्कूलों में भेजते ही नहीं है, जिला परिषद में बहुत गड़बड़ी है, कलेक्ट्री में बहुत गड़बड़ी, कलेक्ट्री का मतलब कलेक्ट्री परिसर में जो कार्यालय है बहुत गड़बड़ी है। शांतिलाल जी से अगली बार और मिलूंगा, क्योंकि आज गणगौर का त्यौहार भी है, हमें गणगौर के त्यौहार पे भी कवरेज करने गणगौर से जाना है। आदरणीय शांतिलाल जी भाई साहब ने हमें बहुत समय दिया। ये मतलब ये है कि जनता को जागरूक होना चाहिए। कुल मिलाकर जनता जागरूक नहीं है तो आजकल के लोग या कोई भी हो ना यार, चाहे मैं भी हूँ, नौकरी लगने के बाद में मैं भी चाहूँगा कि यार क्या करना है, अब तो नौकरी लग गई, ऐश करो, आराम करो। लेकिन एक तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरा ये कि जनता को जागरूक रहेगी। मान लो कि जैसा कि आपने बताया शांतिलाल जी भाई साहब ने कि कई सारे ऐसे शिक्षक होते हैं ग्रामीण में तैनात, वो टाइम पे जाते भी नहीं है। ऐसा सब तो ऐसे नहीं होंगे, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कामचोर सब नहीं होते हैं। अगर सब होता तो ये देश बहुत आगे नहीं बढ़ता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कामचोर, तो उनको सुधरने की ज़रूरत है। तो अब ये तो बाकी ठीक है भाई साहब, नरेंद्र जी मोदी की सरकार रेगुलर तो 2 बार प्रधानमंत्री वो बन गए हैं। 2024 के चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम और क्या फैसला करेंगे? कारण के धारा 370 हटा दी, राम मंदिर भी बना दिया। नेक्स्ट जब ये 5 साल तक और प्रधानमंत्री रहेंगे तो आप क्या अपेक्षाएं करते हैं? जैसे कि वो पीओके ले लेंगे, पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बन रहा है, तो ये पीओके क्या वास्तव में ले सकते हैं क्या अपन कानूनन? ऐसा है कि मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक बात बताता हूँ कि पिछले 70 साल में अन्य देशों में भारत की जो स्थिति थी या उसकी जो एक इमेज थी बहुत नीचे गिरी हुई थी। भारत को ऐसे समझते हैं क्या है, अमेरिका वाले नहीं गांठते, वो नहीं गांठते। और आज स्थिति ये है कि भारत सबसे ऊपर है। ये माननीय मोदी जी की मेहनत देखो आप, और निश्चित रूप से इस बार भी मोदी जी आएंगे, पक्की बात है। और आगे तक भी ये बीजेपी का साम्राज्य होना चाहिए, तब जाकर के ये सारी जो अवैधानिकता है या गुंडागिरी है सब हट जाएगी। आज उत्तर प्रदेश सुधर गया, जो सबसे बिगड़ा हुआ प्रदेश था, योगी जी ने सुधारा ही है। तो हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और मोदी जी इस बार निश्चित रूप से आएंगे, कोई डाउट नहीं है। मुझे एक और जिज्ञासा, क्योंकि शांतिलाल जी मेहता तो जैन परिवार से आते हैं, और ये संत है जो अपने श्री क्या नाम है इनका, रविशंकर जी, तो आपने क्या इनके बहुत बड़े भक्त हो या क्या आप इनसे शिक्षा लेते हैं? क्या विचार है आपके इनके बारे में? ये गुरुजी श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता हैं, और ये जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जीवन कैसे जिया जाए। और इसमें मेरा जो लड़का है नंबर 3 वाला, जिसका नाम प्रवीण मेहता है, वो 20 साल का जब था, अभी तो वो 54 साल का है, तो उसने इसकी अंदर जा कर के
गुरुजी के साथ में काम करना शुरू किया और आज वो इंटरनेशनल टीचर है, सुमेरु संध्या का गायक है, बहुत बड़े बड़े कोर्सेज लेता है, अमूमन बाहर ही रहता है। तो इसलिए मैं गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इनसे मिलने के बाद व्यक्ति के प्रश्न खत्म हो जाते हैं, लोगों की जो समस्या लेके जाते हैं स्वतः निपट जाते हैं। बहुत ही पहुँचे और सिद्ध पुरुष हैं और कहीं किसी प्रकार की कोई राजनीति की बात ये नहीं करते हैं, किसी प्रकार की दुकानदारी की बात ये नहीं करते हैं, इसलिए इनका वर्चस्व बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान शांतिलाल जी मेहता को, गुरुदेव को भी प्रणाम, आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।